तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी विद स्टडी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं और राज व्यवस्था में हम लोग मौलिक अधिकार तक आ गए हैं। आज का हम लोग का जो पार्ट होने वाला है उसमें हम लोग नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखक और संसद पढ़ेंगे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों पढ़ लेंगे। यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए भाई। कुछ करोगे तभी तो मोटिवेशन थोड़ा सा मिलेगा, वरना भाई बंद कर सकता हूँ मैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि मेरा तो पढ़ा हुआ है भाई। मैंने ये बुक पढ़ी है, मुझे अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि इस बुक को कराते हैं। और मुझे ये भी पता है कि भाई कॉपीराइट आ सकता है या कुछ भी आ सकता है, लेकिन मुझे उसका मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उससे फ़र्क बस इतना है कि भाई आपको और मुझे आना चाहिए और एग्ज़ाम में बढ़िया करना चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम लोग पढ़ेंगे नीति संहिता, तो स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड से संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्गीकृत किया गया है। इनका उद्देश्य है अपने नागरिकों के कल्याण और केंद्रित एक राज्य का निर्माण करना, सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाज अर्थव्यवस्था के निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता है। प्राकृतिक में संरचनात्मक। डीपीएसपी को राज्य के सकारात्मक नीति निदेशक तत्व के रूप में तैयार किया गया है। लागू करने योग्य नहीं, परिवर्तनीय नहीं है। मौलिक अधिकारों को डीपीएसपी को अदालत में कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अनोखी विशेषता। भीमराव अम्बेडकर ने डीपीएसपी को संविधान की एक अनोखी विशेषता बताया। संविधान की आत्मा। जी ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा। सच्चा कूड़ादान या कचरादान का। टी कृष्णमाचारी ने विनोदपूर्वक डीपीएसपी को सच्चा कूड़ादान या कचरादान कहा। बैंक की सुविधा पर एक चेक। केटी शाह ने डीपीएसपी को तुलना कर एक चेक की जैसा भुगतान बैंक सरकार अपनी सुविधा अनुसार कर सकता है। लक्ष्यों और आकांक्षाओं की घोषणा पत्र। केसीवीए ने डीपीएसपी को लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र बताया। डीपीएसपी वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। इसमें आर्थिक समाज सामाजिक सिद्धांत अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 और 43 ए है। गांधीवादी सिद्धांत अनुच्छेद 40, 43, 43, 20, 46 और 47 है। उदारवादी सिद्धांत है 44, 45, 48, 48 से 49, 50 और 51 है। अनुच्छेद 36 है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद भाग 12 भाग 3 के समान है। अनुच्छेद 37 कहता है इसमें भाग में समाहित तत्वों को लागू होना। इसमें कहा गया है कि नीति सिद्धांत किसी भी लागू द्वारा किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया सकता, लेकिन देश के समान मौलिक अधिकार। 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए स्वास्थ्य बनाएगा। 38 कहता है अनुच्छेद। खंड 1 कहता है 38 का कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों को कल्याणकार को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा जो आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की समानताओं को न्यूनतम करे तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे। खंड 2 कहता है कि 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका उद्देश्य आय में असमानताओं को कम करना है। अनुच्छेद 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निषेध तत्व हैं। राज्य के विशिष्ट नीतियों को सुनिश्चित करके दिशा में काम करने का एक दिशा में काम करने का निर्देश देता है, जिसमें शामिल है सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, सामान्य भलाई के लिए भौतिक संसाधनों और स्वामित्व नियंत्रण की व्यवस्था, कुछ व्यक्तियों के हाथों में धन की संकेंद्रीकरण को रोकना, पुरुषों और महिलाओं को दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है। ये सब 39 में। श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों और युवाओं को शोषण में रोकथाम 39 में। 39 का क्या कहता है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसमें समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रावधान करती है। विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। अनुच्छेद 40 कहता है
ग्राम पंचायतों का संगठन, यह अनुच्छेद राज्य के ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों की रूप में संगठित करने, उनके कदम उठाने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। 39 का क में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, जिसमें है बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित पर केंद्रित है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता, स्वास्थ्य पेंशन, बीमारी के लिए सरकारी योजनाएं और विकलांगता के लिए भी सहायता है। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मनोवंचित दशाओं का प्रस्तुति सहायता का प्रबंध। यह अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने तथा मातृत्व राहत के लिए निर्देश देता है, जिसमें स्वस्थ स्थान, हवा, पानी शामिल है तथा 6 महीने के लिए मातृत्व राहत और 15 दिन के लिए पितृत्व राहत शामिल है। अनुच्छेद 43 कहता है कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी, सभी श्रमिकों के लिए जीविका मजदूरी और सभी जीवन स्तर पर सुनिश्चित करने पर क्या ध्यान केंद्रित है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जाएगा, जिसमें शामिल है कालीन बुनाई, मिट्टी के बर्तन, कागज बनना और बांस का काम करना, इस पर भी जोर दिया जाएगा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य 43 का उद्देश्य श्रमिकों को समय पर भोजन, पर्याप्त भोजन और अन्य जरूरी आवश्यकताओं प्रदान करना है। अनुच्छेद 43 का एक कहता है उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों में भाग लेना। यह अधिनियम उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों को भागीदारी संबंधित है। यह अनुच्छेद 42वें के संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 43 भी कहता है सहकारी समितियों के प्रबंधन, प्रचालन का नियंत्रण। सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त प्रणाली और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 44 कहता है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता। यह उल्लेख पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता सुनिश्चित करने और राज्य के प्रयास पर चर्चा करते हैं। इसमें विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संबंधित आपराधिक कानूनों और व्यक्तिगत कानूनों तथा चोरी के संदर्भ में हिंदू और मुस्लिम कानूनों के बीच में व्यक्तिगत कानून तथा चारों के संबंध में ऐसा होगा, ठीक है, चारों के संबंध में हिंदू, मुस्लिम और कानून के बीच अंतर है। अनुच्छेद 45 बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 45 में है। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें कुछ अनुच्छेद 21A का संदर्भ दिया गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है। अनुच्छेद 46 कहता है आपसे कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित प्रावधान। यह लेख समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जाति, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से है। अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य है। पोषक के स्तर पर जीवन का स्तर को बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, इसमें नशीली पेय पदार्थों और दवाओं का सेवन पर भी प्रतिबंध लगाना, जिसमें जीवनदायक दवाओं को छोड़कर है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन संगठन, जिसमें लेख गायों, बछड़ों और शून्य अन्य दूध देने वाली पशुओं के वध पर रोक लगाने के साथ साथ मवेशियों के पालन और नस्लों में सुधार लाने के इसमें कृषि और पशुपालन जोड़ने पर केंद्रित है। अनुच्छेद 48 का एक कहता है राज्य पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद राज्य के पर्यावरण और रक्षा सुधारों करने तथा वन्य जीव में सुरक्षा का दायित्व सौंपता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1992 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। यह अनुच्छेद राज्यों के कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों और स्थानों को भी सुरक्षा प्रदान देता है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण। यह अनुच्छेद सार्वजनिक स्वास्थ्य में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग करता है। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का अभिवृद्धि। राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना और कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना, मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटारे को प्रोत्साहन देते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित को प्रयास करना।
स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। चंपदो राजियाना राज्य जान मामला, क्या नाम है? चंपदो राजजान मामला 1951। इस मामले में स्थापित किया गया मौलिक अधिकार राज्य के नीति तत्वों को प्रबल होंगे, लेकिन राज्य के नीति तत्वों के मौलिक अधिकारों के सीमित किया जा सकता है। मिनर्वा मिल्स केस 1980। इस मामले में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति तत्वों के बीच तुलना पर जोर दिया गया, जिसमें मौलिक अधिकार प्रमुख थे। अब यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग मौलिक कर्तव्य। क्या पढ़ेंगे यहाँ से? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 ए में किया गया, जिसमें मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से प्रेरित है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के 8 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का विचार दिया था। सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 11वां मौलिक कर्तव्य को द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया। वर्तमान मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मूल कर्तव्य भी जोड़ दिए गए और 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11 मौलिक कर्तव्य, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अवसर देना है। वर्तमान में 11 हो गए हैं। नागरिकों के लिए कुल 11 मौलिक कर्तव्य। आइए देखते हैं। पहला कहता है कि संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा कहता है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य कहता है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे। चौथा कहता है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उज्जवल आदर्शों को हृदय में सजोएं, उनका पालन करें। पांचवा कहता है भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भातृत्व की भावना निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं को आप क्या करें? त्याग कर दें। छठा मौलिक कर्तव्य कहता है कि हमारी सामाजिक स्थिति, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे, उनका परीक्षण करें। सातवां कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। आठवां कहता है दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। आपका दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए। नौवां कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित, इनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। 10वां मौलिक कर्तव्य कहता है व्यक्ति और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों को उत्कृष्ट और बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न पर उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। छठा मौलिक कर्तव्य 11वां कहता है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को माता पिता के जिन्होंने शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन 2002 की धारा 4 के तहत जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की विशेषता। मौलिक कर्तव्य से कुछ कर्तव्य नैतिक हैं और कुछ कर्तव्य नागरिक हैं। मौलिक कर्तव्य में कुछ कर्तव्य नैतिक हैं और कुछ कर्तव्य नागरिक हैं, जैसे कि राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना नागरिक कर्तव्य, जबकि स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों को समान नैतिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों को के लिए ही, ना कि विदेशों के लिए। इसका उल्लंघन करने पर कोई कानूनी स्थिति नहीं है, लेकिन संसद उपयुक्त विधान द्वारा उनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। संसद चाहे तो भैया लगा सकता है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। राष्ट्रपति, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ का प्रतीक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक व देश का प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान के भाग 5 में संघ और कार्यपालिका राष्ट्रपति का उल्लेख है। राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 2 बार रिपीट करके पढ़ेंगे। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। अनुच्छेद 15 राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति है और अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचित के लिए प्रदत्ता है, पुनर्निर्वाचित के लिए नियम है। अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 कहता है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं हैं
क्या क्या उसके पास होना चाहिए। अनुच्छेद 59 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं कि तुम्हें क्या क्या होना चाहिए। अनुच्छेद 7 राष्ट्रपति का शपथ है। अनुच्छेद 61 जो राष्ट्रपति महाभियोग। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसकी स्थिति में भरे जाने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त में भरे जाने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि है अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 72 क्षमादान आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार और लघुकरण आदि राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका और शक्ति का विस्तार। राष्ट्रपति पद की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य हो, वह किसी भी सरकारी लाभ के पद पर न हो, वह दिवालिया घोषित ना हो। नामांकन, राष्ट्रपति उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और कम से कम 50 अनुमोदक अनिवार्य है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अनिवार्य है। वर्ष 1997 से पहले प्रस्तावक और अनुमोदक की न्यूनतम आयु 10 होती थी। जमानत राशि, राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक या सरकारी खजाने के रूप रुपए 15,000 रुपए की जमानत राशि के रूप में जमा करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, संसद के दोनों सदनों में निर्वाचन सदस्य, राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में निर्वाचित सदस्य। नोट, 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा में सदस्यों की राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडली में शामिल किया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत की पद्धति से होता है। इस प्रकार के निर्वाचन को गुप्त मतदान होते हैं। इस प्रकार के निर्वाचन में गुप्त मतदान होते हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति की तिथि से निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर रह सकता है, लेकिन इससे पहले भी महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की शपथ। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हो तो इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के ही वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इस कार्य को पूरा किया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के द्वारा राष्ट्रपति के निःशुल्क आवास उपलब्ध होता है। राष्ट्रपति उन सभी उपलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार का हकदार होगा जो संसद द्वारा समय पर निर्धारित किए जाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति को अपने वेतन पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स फ्री पैसा कमाते हैं। तो भैया हमारे पास तो टैक्स फ्री पैसा है, तुम लोग क्या ही कर पाओगे। राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 59(4) के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान उसको प्राप्त होने वाली उपलब्धियों और भत्ते में कोई कटौती नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारतीय संविधान तथा अपने कर्तव्यों का अतिक्रमण करने तथा संसद के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। महाभियोग राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है। महाभियोग का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग प्रक्रिया के चरण, आरोप का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में शुरू होता है। राष्ट्रपति का महाभियोग, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, जिस सदन में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस पर 1/4 25% सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। सूचना अथवा नोटिस, आरोप के आशय सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना अनिवार्य है। पारित होने के लिए बहुमत, महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है, जिन्हें पुनः दूसरे सदन में पारित होने के लिए भेजा जाता है। दूसरा सदन पहले सदन के आरोप की जांच करता है और महाभियोग प्रस्ताव को दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की उपस्थिति। राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया में उपस्थित होना या अपना कोई प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। राष्ट्रपति के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटाना पड़ता है।
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का अधिकार संघ के मंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले अधिकार हैं, जब तक वो चाहे। लेकिन कोई रूल होता है। राष्ट्रपति के सभी भारत के सभी राष्ट्रपति: राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से 31 मई 1962, 13 मई 1962, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले खाद्य व कृषि मंत्री भी रहे। 26 जनवरी 1950 को इरविन स्टेडियम में झंडा फहराया गया। भारत के 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। गांधी जी इन्हें अजातशत्रु कहा। बिहार सरकार ने इन्हें देश रत्न कहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 13 मई 1962 से 13 मई 1967। ये 1954 में भारत रत्न सम्मानित हुए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुस्तक भारत दर्शन सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। जीवन का हिंदू दृष्टिकोण। नेक्स्ट जाकिर हुसैन तीसरे नंबर पे है। ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969। ये 1963 में भारत रत्न मिला जाकिर हुसैन को। ये पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, और पद पर निधन इनकी मृत्यु हुई। वराहगिरी वेंकट गिरी 3 मई 1969 या 20 जुलाई 1969 तक ही रहे। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे वराहगिरी वेंकट गिरी। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969। वराह मिहिर वेंकट गिरी फिर आए 24 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1974। वर्ष 1975 में भारत रत्न मिला इनको वेंकटगिरी वराहगिरी को। नेक्स्ट है फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई। 25 जून 1975 को आपातकाल घोषणा कर दिया गया और वर्ष अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति 25 जून 1975 को आपातकाल का घोषणा किया फखरुद्दीन अली अहमद ने। आपातकाल। नेक्स्ट है बसपा दनप्पा जत्ती बीडी जत्ती। बसपा जनता पार्टी बीडी जत्ती इनका पहली बार मैं फुल नाम पढ़ रहा हूँ। बसपा बनप्पा जत्ती बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 24 जुलाई 1977 तक रहे। फिर आए नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। 6ठी लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है 7वें ज्ञानी जैल सिंह। ये 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहे। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में जो चला था उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। वर्ष 1986 में डाक संशोधन विधेयक पे पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। समाधि स्मारक एकता स्थल दिल्ली में। इनकी समाधि क्या कहते हैं? समाधि एकता स्थल दिल्ली में। राम वेंकट स्वामी वेंकटरमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। उसके बाद आए शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। उसके बाद आए कोचेरिल रमन नारायण 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति रहे कोचेरिल रमन नारायण। स्वतंत्रता आंदोलन के में स्वर्ण जयंती 50 वर्ष के दौरान उपराष्ट्रपति। स्वतंत्रता आंदोलन की स्वर्ण जयंती 50 वर्ष के दौरान इनके था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। 1997 में भारत रत्न मिला था इनको। मिसाइल मैन एकीकृत निर्देशन मिसाइल विकास कार्यक्रम के संबंध में 15 अक्टूबर को इनकी जयंती को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1974 से 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1974 में परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा हुआ। एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक भारत 2020 विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी 1999। इग्नाइटेड माइंड्स भारत के भीतर की शक्ति का उजागर करना। आप खेलने के लिए पैदा हुए। असफलता से सफलता तक लक्ष्य 3 बिलियन। टर्निंग पॉइंट्स चुनौतियों के बीच एक यात्रा। नेक्स्ट है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012।
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। मैक्सिको का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाली दूसरी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2007 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पुस्तक गठबंधन के वर्ष, राष्ट्रपति पद के वर्ष और नाटकीय दशक। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022। द्रौपदी मुर्मू आई 25 जुलाई 2022 से अब तक भारत की पहली आदिवासी संथाल जाति की हैं। किस जाति की हैं द्रौपदी मुर्मू? संथाल जाति के एग्जाम में आ चुका है भैया। उड़ीसा झारखंड की पहली राज्यपाल ये रह चुकी हैं। इनके खिलाफ यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा था। किसने लड़ा था? यशवंत सिन्हा ने चुनाव लड़ा था। ये सबसे युवा राष्ट्रपति हैं। स्वतंत्र भारत की जन्मी पहली राष्ट्रपति 25 जून 1958 से 64 नियुक्तियां देखिए, राष्ट्रपति की नियुक्तियां। राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्तियां हैं। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 75 प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति की इच्छा पर। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के अन्य नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सहित विभिन्न आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति की पर चर्चा की गई है। विभिन्न प्रकार के निकायों के अध्यक्ष वित्त आयोग के अध्यक्ष और सशस्त्र बलों के प्रमुख नियुक्तियां भी करते हैं। उपराष्ट्रपति की शक्तियां। पहला, न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों को रेखांकित करता है, जिसमें क्षमादान, सजा में छूट, दंड में छूट, राहत में विलंबन शक्ति शामिल है। इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि शक्तियों के संबंध में निर्णय केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किए जाएंगे, जो बाध्यकारी हैं। ऐसे निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। इस संबंध में 42वें-44वें संविधान संशोधन का संदर्भ दिया गया है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। क्षमा अपराध को पूर्ण क्षमा भी कर सकता है, लघुकर कर सकता है, दंड की विकृति में परिवर्तन करने, जैसे कि मृत्यु दंड को घटाकर आजीवन कारावास कर सकता है, परिहार कर सकता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसके अवधि पर काम करना, विश्राम, विशेष कारणों से सजा कम करना, प्रविलंबन, मृत्यु दंड के अस्थायी निलंबन। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श के बाद की जाती है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करने का अधिकार जो बाध्यकारी नहीं है। विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 79 संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र बुलाना, आहूत सत्रभाषण और लोकसभा को भंग करने का अधिकार। 85 अनुच्छेद 86 संसद को दोनों सदनों में संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार होता है। अधिकार। अनुच्छेद 87 कहता है राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति और विशेष संबोधन, विशेष रूप से आम चुनाव के बाद सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिपरिषद तैयार किया जाता है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में मनोनयन। लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन सदस्यों का मनोनीत करने के बाद में 104वें संविधान संशोधन को हटा दिया गया। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 80 राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन 4 क्षेत्र से, इसमें है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। अनुच्छेद 108 संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाना। यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता और लोकसभा का अध्यक्षता करना।
राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। वीटो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है रोकना। राष्ट्रपति के बाद 3 प्रकार की वीटो शक्तियां। आंतरिक वीटो शक्ति, इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित कर लेता है और इस कारण विधेयक को समाप्त हो जाता है। समानतः गैर सरकारी सदस्य द्वारा विधेयक पर यह वीटो लगता है। निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई विधेयक संविधान संशोधन के धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए संसद में भेजा सकता है। यदि विधेयक पर पुनर्विचार करके बाद संशोधन करके या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास पुनः भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। मतलब एक बार लौटाने के बाद दूसरी बार नहीं लौटा सकते, भैया लगाना ही पड़ेगा सिग्नेचर। जेबी वीटो, इस वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना तो सहमति देता है और ना ही स्वीकृति करता है और ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाता है। इस शक्ति का प्रथम प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने वर्ष 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्तियां। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति उस स्थिति में जारी कर किया जाता है जब संसद के दोनों सदन अधिवेशन में नहीं चलते जाते और राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति में उत्पन्न हो गई है तो उस पर अविलंबन कार्यवाही आवश्यक है। यदि संसद अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदित नहीं करता तो संसद अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अनुमोदन के बाद 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने और 6 सप्ताह होती है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां देखते हैं अब। राष्ट्रपति को अनुमति के बिना कोई भी वित्तीय विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यदि वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत करता है। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है और वह संसद की अनुमति के बिना ऐसे धन निकाल सकता है। यहीं तक था क्या यार? सॉरी आज के लिए क्लास, माफ़ी चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ तक ओरिजिनल पीडीएफ यहीं तक है, बाकी मुझे वो फ़ोन से करना पड़ेगा, इसके बाद अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो गया तो ठीक है, माफ़ी चाहते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा और जो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति तक पढ़े हैं वहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। इसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई मेरे पास ओरिजिनल पीडीएफ इतना था कि मैंने बुक मंगाई है, फिर से मैं वो पीडीएफ वहाँ से बनाऊंगा, फिर वीडियो कल बनाऊंगा। कल नेक्स्ट पार्ट होगा जो हम लोग संसद या उससे आगे तक जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए, खास करके उनका ही ख्याल रखिए, अपना बाद में रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, एक व्यक्ति को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए प्लीज़, थोड़ा तो मोटिवेट करो यार प्लीज़।